सभी शिक्षार्थियों को नमस्कार। व्यवसाय अध्ययन अध्याय प्रबंध के सिद्धांत भाग 3 में मैं ज्योति कौशिक मनन आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जो टेलर हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने गए हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है। प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का प्रयोग ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म 20 मार्च 1956 में हुआ था और वे 21 मार्च 1915 तक इसमें हमारे साथ रहे। इनका जो प्रोफेशनल करियर था ये एक मैकेनिकल, जिसे यांत्रिक इंजीनियर कहा जाता है, वे थे जिन्होंने औद्योगिक कार्यक्षमता में सुधार चाहा। इनका मानना था कि यदि कार्य को वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कार्य को करने का सबसे उचित तरीका ढूंढा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने समय अध्ययन, क्रियात्मक अध्ययन, उपकरणों का मानकीकरण, कार्य पद्धतियों का मानकीकरण, पृथक नियोजन कार्य, बहुत ही अलग अलग विषयों में इन्होंने अपने सिद्धांतों का उल्लेख किया है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो योगदान है प्रबंधन के क्षेत्र में, वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इसके माध्यम से ही विशिष्टता कार्यों में लाई जा सकती है और यही वैज्ञानिक प्रबंध में एक आधार है। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माने जाने वाले टेलर का कहना है कि अंगूठे के नियम को अपनाने के बजाय वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित नियमों पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वैज्ञानिक प्रबंधता आती है। वैज्ञानिक प्रबंध ठीक से यह जानने की कला है कि आप अपने कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हैं तथा कैसे अपने कार्य को सर्वोत्तम ढंग से न्यूनतम लागत पर किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों में विज्ञान ना कि अंगूठा टेक शासन, दूसरा सहयोग ना कि टकराव, तीसरा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, चौथा प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास और पांचवा मानसिक क्रांति। ये 5 जो सिद्धांत हैं ये उल्लेखनीय हैं। आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है विज्ञान ना कि अंगूठा टेक शासन। अब अंगूठा टेक शासन क्या होता है कि जो वर्षों से प्रणाली चली आ रही है, हम अपने कार्य को उसी के अनुसार करते जा रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि टेलर का कहना था कि इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय जो लिया जाए वो तथ्यों पर आधारित हो, ना कि अंगूठा टेक नियमों पर। अर्थात संस्था में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक जांच पर आधारित होने चाहिए, ना कि अंतर्दृष्टि व निजी विचार पर। किसी एक व्यक्ति की सोच कुछ भी हो सकती है, उसका निर्णय किसी भी आधार पर हो सकता है वो अपने किसी निजी फायदे के आधार पर हो, परंतु जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि हमारे संसाधन जो हैं वो वेस्ट ना हों, वो पूर्ण रूप से इष्टतम उपयोग से किए जा सकें। दूसरा जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है वो है सहयोग ना कि टकराव। हम इस बात को समझते हैं कि एक व्यवसाय के अंदर प्रबंधक एवं श्रमिक दोनों ही कार्य मिलकर करते हैं। यदि आपस में टकराव होगा तो कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति सही तरीके से नहीं की जा सकती है। इसीलिए यह सिद्धांत हमें इस बात पर जो बल देने के लिए कहता है कि प्रबंध एवं श्रमिकों में विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए ताकि वे एक टीम के रूप में कार्य कर सकें, मिलजुल कर कार्य कर सकें। तीसरा जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है वो है कि सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति विशेष को ज़्यादा बढ़ावा देना। ये सिद्धांत मधुरता न कि विवाद का संशोधित रूप है। इस
सिद्धांत के अनुसार संगठन में श्रमिकों एवं कर्मचारियों के बीच सहयोग होना चाहिए, जिससे कार्य को सरलता से किया जा सके। जब दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व की उपस्थिति उत्पन्न होती है, तब किसी भी निर्णय को भली प्रकार नहीं लिया जा सकता। कोई भी कार्य करने के पश्चात भी उसमें एक द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, जिससे कि कार्य की शैली प्रभावित होती है। इसीलिए टेलर ने जोर दिया कि सहयोग हमें देना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए और व्यक्तिवाद को छोड़ देना चाहिए। अगला सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। टेलर ये कहना चाहते थे कि श्रमिकों का चयन कार्य की आवश्यकता के अनुसार क्षमता एवं योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए तथा उनकी कार्य क्षमता एवं कुशलता बढ़ाने हेतु उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे कंपनी एवं श्रमिकों की खुशहाली बढ़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम चयन कार्य की आवश्यकता के अनुसार नहीं करेंगे तो हम अपने कार्य को जो हम पूर्ण कराना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे। यदि व्यक्ति की क्षमता और योग्यता कार्यशैली के अनुरूप नहीं होती है तो हम अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, हमारा लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाता है। इसीलिए कार्य क्षमता के और योग्यता को ध्यान में रखकर ही हमें कर्मचारियों का चयन करना चाहिए। इसके अलावा बदलते समय की मांग ये कहती है कि हमें बदलते रहना है, हमें नई तकनीक को सीखते रहना है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो कंपनी में यदि हम प्रशिक्षण देते रहेंगे तो हमारे पुराने जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, वे भी खुशहाल रहेंगे और वे कंपनी को छोड़कर जाने की नहीं सोचेंगे। अगला सिद्धांत है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसके अनुसार श्रमिकों एवं प्रबंधकों को एक दूसरे के प्रति सोच को बदलने पर बल दिया गया है। सोच को बदलना बदलते समय के अनुसार बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिससे संगठन में परस्पर विश्वास की जो भावना है वो उत्पन्न होती है और उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही पक्षों को, चाहे वे श्रमिक हों या फिर प्रबंधक, इन दोनों को ही लाभ के बंटवारे की अपेक्षा लाभ की वृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। लाभ के बंटवारे से तात्पर्य है कि जो भी लाभ है वो हमें कितना मिलेगा। इससे एक खींचतान की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है, जबकि लाभ की वृद्धि के बारे में यदि हम सोचेंगे तो हमें दोनों ही प्रबंधकों एवं श्रमिकों का फायदा होगा, क्योंकि लाभ यदि बढ़ेगा तो ही हम दोनों का फायदा होगा। तो मानसिक क्रांति अपने आप में एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है, जिसे हमें हमेशा ही बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। मानसिक क्रांति अपने मन से होती है और अपने मन को, चाहे वो श्रमिकों की हो चाहे वो प्रबंधकों की हो, हम मिलकर एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ संगठन की भलाई सोचें, यही मानसिक क्रांति का पर्याय है। ये 5 सिद्धांत टेलर के जो हमने पढ़े, इसके बाद आता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिनके बारे में टेलर ने कहा है। तो आइए हम इन 7 तकनीकों के नाम आपके सामने लें। पहला है कार्यात्मक फोरमैनशिप, दूसरा कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण, तीसरा कार्य पद्धति अध्ययन, चौथा है गति अध्ययन, पांचवा है समय अध्ययन और छठा है थकान अध्ययन और अंत में 7वां है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। ये 7 ही तकनीकें हमें एक व्यवसाय के अंदर अपनाई जानी चाहिए ताकि प्रबंध को एक वैज्ञानिक रूप देने में सरलता लाई जा सके। आइए एक एक करके हम इन तकनीकों के बारे में जानते हैं। पहली है कार्यात्मक फोरमैनशिप। इसका उद्देश्य विशेषज्ञ फोरमैन नियुक्त करके श्रमिकों के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना होता है, क्योंकि यदि
हमारे फोरमैन या विशेषज्ञ नियुक्त होंगे तो हमारा जो कार्य है वो बहुत ही बेहतर तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। और जो हम उत्पादन करेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से यदि हम उस कार्य को करते हैं, गुणवत्ता वाला सामान बाजार में बहुत ही शीघ्र, अतिशीघ्र बिक जाता है। इसीलिए गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक फोरमैनशिप एक तकनीक के रूप में उपयोग की जाती है। टेलर के अनुसार नियोजन को निष्पादन से अलग रखना चाहिए तथा नियंत्रण हेतु 8 फोरमैन होने चाहिए, जिनमें से 4 नियोजन विभाग तथा 4 उत्पादन विभाग के अधीन होने चाहिए। इन सभी के द्वारा प्रत्येक श्रमिक का पर्यवेक्षण भी किया जाना चाहिए ताकि श्रमिक अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सके और कार्य की गुणवत्ता बढ़ सके। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार कारखाना प्रबंधक 2 भाग में नियोजन और प्रधान अधिकारी को अपने 2 कार्यों में 2 ग्रुप्स में इसको बांटता है। और नियोजन अधिकारी जो है अपने मतलब प्लानिंग जो हम करते हैं, जिस तरह से वो काम होगा, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनको बनाया जाना चाहिए ताकि वो अपने अनुभव के आधार पर और विषय वस्तु को अच्छी तरह से जानकर, भली प्रकार जानकर अपने नियोजन प्रणाली बना सकें। और फिर है इसको अपनाया कैसे जाए, इसके लिए गति नायक, टोली नायक, निरीक्षक, मरम्मत नायक हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से श्रमिक को एक सही दिशा मिलेगी कि जो प्लानिंग है, नियोजन है, उसके आधार पर उसे ये क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है, और दूसरे अधिकारियों से उसे यह पता लगेगा कि मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए किस प्रकार अपने उद्देश्य की प्राप्ति को करना है। और समय अनुसार ज़रूरत पड़ने पर श्रमिक को जिस भी गाइडेंस की आवश्यकता हो वो गाइडेंस उसे निष्पादन अधिकारियों से मिल सके। दूसरी तकनीक है कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। होता क्या है कि यदि कार्य को बहुत ही मुश्किल बना दिया जाए, जटिलता उस कार्य में आ जाए, तो कार्य भली प्रकार पूर्ण नहीं होता है। कार्य के मानकीकरण का आशय मानक उपकरणों, विधियों, प्रक्रियाओं को अपनाने तथा आकार, प्रकार, गुण, वचन, मापों आदि को निर्धारित करने से है। इससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है तथा कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। कार्य को उत्पादक की अनावश्यक विविधताओं को समाप्त करके सरल बनाया जा सकता है। कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण बहुत ही भली प्रकार से श्रमिक को कार्य करने में सुचारू रूप से मदद करता है और एक ही काम को यदि आसान तरीके से बना दिया जाए तो उसे बहुत ही अच्छे भली प्रकार से वो उस काम को समझता है और अपने काम को ठीक प्रकार से कर भी पाता है। और जब अपने काम को हर श्रमिक बेहतर तरीके से कर पाता है, कार्य के प्रमापीकरण एवं सरलीकरण से कार्य की गुणवत्ता जो है वो बढ़ती है और विविधताओं को समाप्त करके सरल बनाया जा सकता है। तीसरी तकनीक है कार्य पद्धति अध्ययन अर्थात विधि अध्ययन। विधि से तात्पर्य मेथड से है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, एक चरण के बाद दूसरा चरण क्या होगा। यह एक कार्य को करने की विधियों से संबंधित होता है और इसके अंतर्गत उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिससे कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि का पता लगाया जा सके। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार्य को करता है, परंतु एक कार्य के बाद दूसरा कौन सा कार्य होना है, एक चरण के बाद दूसरा कौन सा चरण हमें लेना है, यदि इस बात का पता लग जाता है तो फिर सर्वोत्तम विधि का पता लग जाता है और सर्वोत्तम विधि का पता लगने से कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। फिर है गति अध्ययन। गति से अर्थात स्पीड से है। इसके अंतर्गत श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है ताकि अनावश्यक गतिविधियों को कम करके समय की बर्बादी रोकी जा सके और कार्य क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सके। गति अध्ययन से तात्पर्य एक उदाहरण के से हम समझ सकते हैं, जैसे कि 2 श्रमिकों ने कार्य किया। एक ने 1 घंटे में 10 यूनिट्स का उत्पादन किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने 8 यूनिट्स का उत्पादन किया। 10 यूनिट बनाने वाले ने
कार्य की गुणवत्ता में कोताही बरती और वो 10 में से 5 यूनिट ही उसकी सही बनाई गई, जबकि 5 खराब हो गई। जबकि कम स्पीड वाले ने यदि कार्य किया तो उसकी एक भी कमी कार्य में नहीं निकली। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गति अध्ययन की तकनीक कितनी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे 5वीं तकनीक की, जो है समय अध्ययन। समय से तात्पर्य कार्य को करने में लिया गया समय है। यह तकनीक कार्य को करने में लगने वाले मानक समय का निर्धारण करती है कि एक कार्य को करने में कितना समय लगता है। हो सकता है अलग अलग श्रमिक एक ही कार्य को करने में अलग अलग समय लेते हों। इस तरीके से यदि हम कार्य करते हैं कि कोई व्यक्ति एक ही कार्य को करने में 5 घंटे का समय लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करने में हो सकता है 8 घंटे का समय लेता हो, तो हमें अलग अलग कार्य को करने के लिए कितना समय होना चाहिए, तो उसके अनुसार हम श्रमिकों की अच्छे और बुरे की जो विभागीकरण है वो भी हम कर सकते हैं। इस तकनीक का उद्देश्य ये होता है कि श्रम लागत का अनुमान लगाया जा सके, क्योंकि हर श्रमिक को उनकी समय अनुसार जो पारिश्रमिक है वो दिया जाता है। यदि ज़्यादा समय लिया जाएगा तो पारिश्रमिक भी ज़्यादा देना पड़ेगा, जबकि कम समय लेने वाले को पारिश्रमिक कम देना पड़ेगा। तो यदि ज़्यादा समय लगाया जा रहा है तो कितनी लागत मुझ पर आएगी, मुझ पर मतलब व्यवसाय पर आएगी। इसलिए एक एक चीज़ का लागत का अनुमान लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। वांछित श्रमिकों की, वांछित मतलब कितने हमें श्रमिक और चाहिए होंगे, हमें कितने श्रमिकों की और आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि उत्पादन का एक उद्देश्य हमारे सामने पहले से ही होता है। तो उस उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे कितना समय लगेगा और कितना उस समय के हिसाब से मुझे कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, ये समय अध्ययन में किया जाता है। तो श्रमिकों का निर्धारण करना, श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना एवं उपयुक्त प्रेरणा योजना का निर्धारण करना इस तकनीक का उद्देश्य होता है। फिर है थकान अध्ययन। देखिए, यह मानवीय प्रक्रिया है कि हम एक ही कार्य को यदि बार बार करते हैं तो हम थक जाते हैं। इसी प्रकार श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए यह सोचा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति कितनी देर तक बिना थके कार्य को कर सकता है। आप भी जब पढ़ने बैठते हैं तो ये समझते हैं कि हम कितनी देर तक बिना अपनी अटेंशन को खोए कितनी देर तक पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको भी एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी प्रकार जब एक श्रमिक कार्य करता है तो उसे भी बीच में ब्रेक की ज़रूरत होती है। इस तकनीक के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि मध्यांतर कितनी बार एवं कितने समय के लिए दिया जाए, ताकि कर्मचारी उचित प्रकार से अपने कार्य को कर सके। आप जहाँ पर भी जैसा भी आप काम करते हैं, आप अनुभव करेंगे कि हर जगह पर समय के हिसाब से मध्यांतर दिया जाता है, ब्रेक दिया जाता है। तो आप जब विद्यालय में भी पढ़ते थे तो आपने देखा होगा कि शिक्षक भी 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड के बाद उसे एक ब्रेक पीरियड मिलता है, ताकि वो लगातार, क्योंकि वो नहीं पढ़ा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार जब बहुत ज़्यादा ध्यान देकर किया जाने वाले कार्य होता है तो उस कार्य की गुणवत्ता तभी सुनिश्चित होती है जब बीच में उसे ब्रेक दिया जा सके। अदरवाइज़ होगा क्या कि वो बहुत लंबे समय तक यदि कार्य को करेगा तो उसके बाद प्रभावित होगी उसकी कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता यदि प्रभावित होती है तो कार्य की गुणवत्ता कार्य में नहीं आ पाती है। इसलिए कार्यशैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए मध्यांतर की आवश्यकता होती है और थकान अध्ययन का किया जाना जरूरी होता है। 7वां है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। यह अंतिम तकनीक है वैज्ञानिक प्रबंध की, और हम इस बारे में जानेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य के अनुसार ही उसे पारिश्रमिक दिया जाता है। आप लोग भी इस बात का अनुभव करते होंगे कि यदि हमने कोई भी कार्य किया तो किसी कम जिम्मेदारी वाले कार्य में
हमें कम पारिश्रमिक दिया जाता है, जबकि बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम यदि होता है तो उसके लिए पारिश्रमिक ज़्यादा दिया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई श्रमिक या कोई व्यक्ति इतनी कार्यक्षमता उसकी नहीं होती है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसका पारिश्रमिक कम होता है और जो व्यक्ति बेहतर तरीके से कुशलतापूर्वक अपने कार्य को करता है तो उसे पारिश्रमिक अधिक दिया जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों में यदि हम इस तकनीक को समझें कि विविधात्मक पारिश्रमिक प्रणाली क्या है, तो यह हमें बताती है कि मजदूरी भुगतान की ऐसी विधि जिसमें श्रमिकों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार ही भुगतान किया जाए, मानक स्तर तक या अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक तथा मानक स्तर से कम कार्य करने वाले श्रमिकों को कम पारिश्रमिक दिया जाए। इसीलिए मानकों को बनाना और मानकों के अनुसार ही कार्य करना बहुत सारी विषय वस्तुओं को प्रभावित करता है, जिसमें से पारिश्रमिक प्रणाली एक है। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा पढ़ाया गया जो विषय वस्तु है वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आई होगी और अध्याय 2 का हम यहीं पर समापन करते हैं। हम आपसे अगले विषय के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।